नमस्ते। मेरा नाम है सौरभ नंदा और ये है सच कॉन्वर्सेशंस मैटर का एक नया एपिसोड। क्या हम भारत में और भारतीय इंजीनियरिंग में जुगाड़ को इनोवेशन में बदल सकते हैं? इसी विषय पे चर्चा करने के लिए आज मैंने आमंत्रित किया है सुनील जांगीर सर को, जो मेरे बहुत ही अच्छे मित्र हैं और वो एक टीचर हैं जिसमें वो गेट, आईईएस और पीएसयू के गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, इंजीनियरिंग के गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बच्चों को पढ़ाते हैं। वो अपने कार्यकाल में कुछ 10,000 बच्चों को पढ़ा चुके हैं और अब फाइनली उन्होंने अपना खुद का इंस्टीट्यूट जिसका नाम है इंजीनियस शुरू किया है। मेरे और सुनील सर के बीच में ऐसी बहुत सारी कॉन्वर्सेशंस होती रहती हैं और इसीलिए मैं चाहता था कि ये कॉन्वर्सेशन भी मैं आपके साथ शेयर करूं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय सुनील, हाउ आर यू? हेलो सर, आई एम फाइन। आप बताइए कैसे हैं? बस सर, सब बढ़िया चल रहा है। और सर आप बताइए, कहाँ पर हैं आप और अभी ये लॉकडाउन के समय में आपने क्या क्या काम किया, कैसे किया, क्या कर रहे हैं? सर फिलहाल तो मैं अभी जयपुर में हूँ और मेरे साथ में कुछ शायद अच्छी बात हुई है पता नहीं, लेकिन मैं जस्ट लॉकडाउन से 1 मंथ बिफोर मीन्स अराउंड 15 फेब के आसपास अपनी ओल्ड जॉब से रिजाइन किया था। और क्योंकि मैं कुछ सोच रहा था कि मैं शायद एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लेके आऊँ स्टूडेंट्स के लिए, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए। तो सम हाउ 1 मंथ में मैंने वो मैनेज कर लिया और लॉकडाउन का टाइम एक्चुअली मैं एंजॉय कर रहा हूँ क्योंकि मैं प्रॉपरली रिकॉर्डिंग कर पा रहा हूँ और स्टूडेंट के साथ में वेल कनेक्टेड हूँ। सो दैट्स गुड टाइम। दैट्स अमेजिंग सर। एक्चुअली ये बड़ी अच्छी चीज़ देखी है मैंने। काफ़ी जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, काफ़ी लोगों के लिए लॉकडाउन का पीरियड एक तरीके से, मतलब जो त्रासदी है, जो प्रॉब्लम है वो तो है, सब मानते हैं, लेकिन काफ़ी प्रोफेशनल्स के लिए लॉकडाउन के पीरियड में काफ़ी प्रोडक्टिविटी बढ़ी भी है और उनका काफ़ी इंप्रूवमेंट हुई है काम में। एग्जैक्टली, पता है काफी कुछ नया भी सीखने को मिला। काफी बुक्स पढ़ी थी पेंडिंग, जो पढ़ने में थोड़ा सा टाइम स्पेंड हुआ। ठीक है, तो काफी अच्छा गुजरा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ऑल गुड। मेरे साथ भी सेम है सर। मतलब मैंने भी ये यूट्यूब चैनल तभी स्टार्ट किया और शायद हाँ मैं इसके एग्जैक्टली। बिना नहीं करता। और आई थिंक मतलब वहां से अगर हम सीखें ना थोड़ा, तो यही है कि शायद हमें अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी ऐसे कुछ ब्रेक्स लेने चाहिए ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें और चीज़ों को बेटर बना सकें। सर मेरे हिसाब से ये एक इंडिकेशन भी है आई थिंक, क्योंकि शायद हम जिस रेगुलर लाइफ की तरफ मूव चलते हुए जा रहे थे, बाकी हमने कुछ ज्यादा सोचा नहीं। आई थिंक ये एक इंडिकेशन था कि आप अपने को बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं। तो शायद ये इंडिकेशन था और बेटर कि हम इसका यूज करें प्रॉपर। और शायद इसके बाद में जब ये सब कुछ ओवर हो जाए, मे बी कि हम जो पर्सन थे या फिर होते उससे बेटर पर्सन बन के निकले। आपकी बात से मैं एकदम सहमत हूँ सर। इनफैक्ट मैं बिल गेट से काफ़ी इंस्पायर होता हूँ। मतलब काफ़ी लोगों से इंस्पायर होता हूँ मैं, जैसे आप हैं। बट बिल गेट्स से मेरे को एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है। बिल गेट्स क्या करते थे, वो अभी भी करते हैं, वो अपने मतलब वर्क ईयर में वो 1 से 2 बार एटलीस्ट एक एक हफ्ते का छुट्टी लेते हैं। उसमें उनके पास ना एक पूरा बैग होता है किताबों से भरा हुआ। ओके। तो वो अपने हॉलिडे होम में, गेस्ट हाउस उनका कॉटेज टाइप का है किसी लेक के पास, अब बड़े लोग हैं तो वहां चले जाते हैं और उनके पास दबा के कोका कोला होती है। उनका एक ही मतलब जो कहते हैं ना बुरी आदत या ऐब होता है, उनकी कोका कोला पीने की आदत है। तो वो किताबें ओके। ले जाएंगे बहुत सारी और कोका कोला ले जाएंगे। एक हफ्ते वो ना फोन ना कुछ, बस किताबें पढ़ते हैं और कोका कोला पीते हैं। उनसे उनके दिमाग में नए आइडियाज आते हैं, उनको समझ आता है कि और दुनिया में क्या करना है। आपको लगता है हम ऐसा कभी कुछ कर पाएंगे? सर देखो मेरे हिसाब से अगर हम बात करें लास्ट 2 मंथ की, मतलब लॉकडाउन टाइम की, तो आई थिंक मैं सोचता हूँ कि अब अपन कर पाएंगे। क्योंकि पहले तो हो सकता है कि जॉब प्रेशर था, ठीक है, सोचते थे कि यार पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, सैलरी इंक्रीज होगी या नहीं होगी। लेकिन अब सर ठीक है, इवन अब मेरे पास में बर्डन ज्यादा है काम का, बट एक्चुअली आई एम एंजॉइंग दिस वन। मुझे हम्म। इसको मजा आ रहा है करने में। मुझे पता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो एक अच्छा कॉज है और एक्चुअली टीचिंग में बहुत एंजॉय करता हूँ। तो मैं इस पर एक्सपेरिमेंट भी कर पा रहा हूँ, कुछ नया एक्सपेरिमेंट कर पा रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि वो एक्सपेरिमेंट शायद टीचिंग में ना होकर मेरे ऊपर भी हो रहा है, करेक्ट। एंड दैट्स अ गुड थिंग। तो डेफिनेटली कर पाएंगे, नो डाउट। क्या बात है सर। मतलब मैं खुद भी टीचर हूँ आपकी तरह ही, तो आई होप कि ये मेरे लिए भी काफी अच्छा हो एंड बिल्कुल, वी मैंने कम आउट एज अब बेटर आपका टीचर्स। जब आपका यूट्यूब चैनल देखा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं कहा चलो सर भी कम से कम ठीक है अब थोड़ा ओपन आ रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आप काफी सेमिनार करते हो, आप भी काफी बिजी रहते हो। तो आप भी थोड़ा रिलैक्स मोड में आए हो, अभी आप काफी लोगों से बातचीत भी कर रहे हो। तो दैट्स अ गुड थिंग। इसी बहाने कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग का अगर ये यूज हो पाए कि लोगों के व्यूज जान लें वो क्या सोच रहे हैं, और इस मतलब त्रासदी जो भी है इसमें हम आई थिंक लगभग ज्यादा प्योरली बोल रहे हैं। हाँ, ठीक है, प्रोफेशनल कम है, प्योर ज्यादा है। अब दैट्स बेटर थिंग। एकदम सही बात है सर। और मुझे भी वही बात अच्छी लग रही है कि अब वही ना, ज्यादा लोगों के व्यूज मिलेंगे तो शायद हम लाइफ में
इंफॉर्मेशन अच्छी तरह प्रोसेस कर पाएंगे कि यार और भी लोग हैं, उनकी बातें भी उतनी इंपॉर्टेंट हैं। चलिए सर, फिर जल्दी से इंटरव्यू शुरू करते हैं, है ना? ओके सर। तो सर पहले यही क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे कि जैसे हर भारतीय इंजीनियर की एक कहानी होती है तो थ्री इडियट्स तो आपकी भी है मेरी पक्का है, मेरी भी जरूर है, और मैं अपनी हाँ। कहानी जरूर बताता हूँ अपने सेमिनार्स में बच्चों को। तो आपकी इंजीनियरिंग की कहानी क्या है सर, हमें बताइए। सर देखिए, इंडियन पेरेंट्स की अगर हम बात करें और जिनके बच्चे थोड़ा बहुत साइंस में अच्छे होते हैं, तो पेरेंट्स के दिमाग में दो ही चीजें होती हैं, या तो डॉक्टर बनेगा या फिर इंजीनियर बनेगा। ठीक है, मैं अराउंड मैंने ये मान चलिए कि मैंने फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक मैं ऑलमोस्ट टॉपर रहा हूँ, एक या दो बार मैं सेकंड रैंक कराया। तो मैं साइंस में मतलब डैम गुड था, मुझे पता है मैं साइंस में अच्छी थी। तो जब 12th के बाद में मेरा डायरेक्ट सिलेक्शन हुआ बिट्स लाने के लिए, और वहां मुझे डुअल प्रोग्राम में CSIT ऑफर हुआ। तो मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन शायद आई थिंक मशीनरी या फिर काइनेमेटिक मशीनरी से ज्यादा वो है, मतलब इसको आप समझ सकते हैं कि थोड़ा लगाव टाइप का है। तो मैंने कहा क्यूबिकल जॉब, पता नहीं था मेरे दिमाग में कैसे आया उस टाइम पे। इवन मेरे फादर को तो ये भी नहीं पता था कि IIT नाम की कोई चीज होती है, तो मुझे भी नहीं पता था कि IIT नाम की कोई चीज होती है। तो उसके बाद में मैंने मना कर दिया कि नहीं, मैं CS के लिए नहीं जाऊंगा। तो एक्चुअली मेरे फादर जो है वो आर्मी पर्सनल है, तो उन्होंने मुझे बिना बताए आर्मी के लिए अप्लाई कर दिया। अच्छा। और उसके बाद में मैं TS मतलब टेक्निकल एंट्रेंस स्कीम है, लाइक एन NDA, वो उसके लिए, तो मैं उसके लिए सेलेक्ट के लिए ना, आर्मी इंजीनियर। हाँ, मैंने भी अप्लाई किया था सर हाँ, तो मैं उसके लिए, मैं जब उसके लास्ट राउंड में पहुंच गया तो मेरे दिमाग में काफी कुछ चल रहा था, क्योंकि मैंने देखी अपने फादर की लाइफ। ठीक है, मुझे पता आर्मी पर्सनल मुझे बहुत पसंद है, उनकी लाइफ भी काफी अच्छी थी, लेकिन मुझे लगा कि नहीं यार, मैं आई थिंक मैं आर्मी के लाइफ शायद नहीं हूँ, मतलब मेरा दिमाग कहीं और चलता है। तो मैं समहाउ लास्ट राउंड में GD चल रहा था, तो मैं कुछ बोला नहीं वहां पे। अच्छा। बाय चॉइस ठीक है, तो मैं शायद लेफ्टिनेंट बनता बनता रह गया। ठीक है, ऑलमोस्ट सेलेक्ट हो गया था, लेकिन मैं चाह के वो काम कर रहा था। तो मेरे डैड को जब पता लगा कि मैंने बाय चॉइस वो छोड़ दिया है बिट्स के बाद में, तो एक मतलब मिडिल क्लास भी नहीं बोलूंगा, मेरे मतलब मैं तो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से था बिल्कुल उस टाइम पे। तो मेरे फादर को लगा कि बिट्स छोड़ दी, लेफ्टिनेंट छोड़ रहा है। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि मेरे ऊपर क्या कुछ हुआ होगा कि एक आर्मी पर्सनल का बेटा अगर ये काम करा तो क्या कुछ हुआ होगा। तो बिल्कुल मेरे दिमाग में है क्या। तो उस टाइम मैं कलाम सर से बड़ा इंस्पायर हूँ सर। हम डाई हार्ट फैन, मेरी मतलब मेरा बस एक ही लाइफ में ये मलाल रहेगा कि मैं उनसे कभी मिल नहीं पाया। तो थे, दैट्स व्हाई आई जॉइन द एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। मैंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग उस टाइम पे ज्वाइन की फिर, एंड दैट्स व्हाई आई जॉइन द एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। और वहां से फिर मैंने अपनी बीटेक जो है वो डिग्री की। फिर तो वो मैंने बाई चॉइस की, लेकिन हुआ ये कि डिग्री करते करते मैं अपने जूनियर्स को मतलब पढ़ाता था। तो मेरा इंटरेस्ट, उसके बाद में बीटेक करने के बाद में IIT मद्रास में मेरा थर्मल के लिए सिलेक्शन हुआ, मास्टर्स के लिए। तो मास्टर्स के लिए। लेकिन मेरा मूड उसके बाद में मुझे लगा कि शिफ्ट हो गया टीचिंग के लिए। तो 2010 से मैं इसी फील्ड में हूँ, अराउंड 10 ईयर मुझे हो गए, और मुझे लगता है टीचिंग में आज भी उतनी एंजॉय करता हूँ जितना मैं पहले एंजॉय करता था। That's my story. ये आपकी बात एकदम सही है। मतलब आपकी और मेरी लाइफ में इतनी सारी सिमिलैरिटीज है ना कि मैं क्या बताऊं। आपके पापा भी आर्मी में थे, मेरे पापा भी आर्मी में थे। मेरा भी बिट्स पिलानी में सिलेक्शन हुआ था, लेकिन मेरा हुआ था केमिकल इंजीनियरिंग में, और मुझे केमिकल मेरे को समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा नहीं, केमिकल नहीं करनी है, तो इसलिए बिट्स पिलानी छोड़ दिया। फिर फिर जो कॉलेज मिला हमने वही ले लिया, उसमें भी समझ नहीं आया कि क्या करना है। तो पापा कहते कंप्यूटर चल रहा है, कंप्यूटर कर ले, तो फिर हमने कंप्यूटर साइंस ले लिए तो सिमिलर सी है सर, सिमिलर स्टोरी है। और मैं तो बोलता भी हूँ बच्चों को कि इस देश के हर एक मतलब 90% इंजीनियर्स की जो स्टोरी है ना वो सेम है, वो सेम है हाँ, ठीक है। उसमें हार्डली 1 या 2% है जो थोड़ा सा अलग मिलेगा, बाकी सबकी सेम फिलोसफी है, सबका सेम तरीका है, और सब लास्ट में जाके सोच के यार फंस गए, अब क्या करें ये बात एकदम सही है सर। तो एजुकेशन में आपका पैशन बन गया, और 2010 से आप इस इंडस्ट्री में हैं। तो सर जब एजुकेशन में आपको समझ आ गया कि अब एजुकेशन में ही जाना है, तो आपके पास तो बहुत सारे चॉइसेस थे कि आप तो मतलब IIT के लिए भी प्रिपरेशन करा सकते थे, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा सकते थे, या फिर आप इंजीनियरिंग की ट्यूशन दे सकते थे अंडर ग्रेजुएट में। तो आपने गेट और ये PSU और IES वाली फील्ड क्यों चूज की? सर इसके पीछे भी देखो, अगर मैं बोलूं कि अगर कोचिंग इंडस्ट्री अगर बोले तो IIT JEE नो डाउट बहुत बड़ी,
ठीक है। एक तो जब मैं देखता हूँ कि एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जो है, ठीक है, जब वो इंजीनियरिंग करके आता है, तो मैं अगर बड़ी बड़ी आपके पास में जितनी भी आपके पास में मेजर यूनिवर्सिटीज है उनको छोड़ दें, तो जो रीजनल यूनिवर्सिटी से बच्चे आ रहे हैं, पता है, उनको देख के बड़ा फील होता है कि यार दिस इज नॉट इंजीनियर, ये एक इंजीनियर नहीं है, ये इंजीनियरिंग नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें मैं आपको बताना चाहूंगा, आई थिंक आपने भी नाम सुना होगा कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एक बुक चलती है आर एस खुरमी, आपने कभी नाम सुना होगा, क्योंकि उन्होंने दूसरी बार उसको भी निकाल दिया। तो एक बार मैं उनके फेसबुक पेज पे था, तो उनकी एक पोस्ट मैंने पढ़ी। उनकी उनकी पोस्ट ये थी कि इंडिया में दो टाइप के इंजीनियर्स होते हैं। एक वो इंजीनियर्स हैं जो दिन रात पढ़ते हैं, ठीक है, फॉरेन ऑथर्स पढ़ते हैं, एक ही सब्जेक्ट की बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं, फिर एग्जाम निकालते हैं। दूसरे वो इंजीनियर्स हैं जो पूरे सेमेस्टर आपके पास में आराम से मजे करते हैं, लास्ट में आरएस में पढ़ते हैं और एग्जाम निकाल लेते हैं। तो मैंने फिर एक उस पर कमेंट लिखा, मैंने कहा सर आपको कौन कौन से टाइप के इंजीनियर चाहिए, पहले वाले या दूसरे वाले? मैंने कहा कि मेरे हिसाब से मैं उस ब्रिज के ऊपर से कभी नहीं जाऊंगा जो दूसरे टाइप के इंजीनियर ने बनाया है, और नहीं मेरे हिसाब से आप जाना पसंद करोगे। तो उसके बाद में सर ने मुझे ब्लॉक कर दिया। ओह नो। अच्छा सर, तो फिर आपका इसीलिए आप मतलब आईईएस की तरफ फिर कैसे आपका इंटरेस्ट बना? मैं समझ गया आईआईटी जेईई की कोचिंग में आपका इंटरेस्ट नहीं बना, पर फिर ये वाली फील्ड क्यों? अब जैसे मैं जब बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं, या जैसे लेट्स सपोज कि स्टूडेंट्स के ऐसे भी जो 3rd ईयर 4th ईयर में कोचिंग करने आते हैं या फिर कहीं पास आउट आते हैं, तो सर इंजीनियरिंग पढ़ाना अपने आप में एक रिलैक्स है मेरे लिए, मतलब मुझे बड़ा मजा आता है। ठीक है, आप जैसे कि लेट्स सपोज कि आईआईटी जेईई के लिए मैथ्स पढ़ा दो, फिजिक्स पढ़ा दो, केमिस्ट्री पढ़ा दो, ठीक है, वो 12th तक का चलता है, लेकिन एक प्रैक्टिकल चीज बताना कि प्रैक्टिकल चीजें कैसे काम करती हैं। ठीक है, एक इंजीनियर को लिटरली क्या होना चाहिए, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक इंजीनियर अगर है तो डेफिनेटली उसकी 2 ही लैंग्वेज होंगी। मैंने कहा मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, अगर ये दोनों उसको आते हैं तो वो एक परफेक्ट इंजीनियर है। तो मैंने कहा ये एक अलग चीज है, तो मैं बड़ा कनेक्टेड फील करता हूँ उनके साथ में कि हाँ मैं ऐसा ही था। ठीक है, मुझे बहुत कुछ सीखने का शौक था, इनको भी होगा शायद। ठीक है, तो मेरा उस फील्ड में मैं फिर ज्यादा डेप्थ में फिर धीरे धीरे फिर मैं उसी का ही हो गया। फिर मुझे कोई बोलता है कि यार आप आईआईटी जेईई की फिजिक्स में पढ़ाओ, अच्छा पढ़ाओ, कि मैंने कहा मुझे नहीं लगता कि मैं आईआईटी जेईई की फिजिक्स अच्छी पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग ज्यादा बेटर पढ़ा सकता हूँ। तो फिर मेरा कनेक्शन वहां हो गया। तो अब जैसे और प्लस ये कि आप अगर जब यंग इंजीनियर से बात करते हो तो टीचिंग बड़ी कमाल की जॉब है सर, स्पेशली इस फील्ड में, कि अगर हम देखें कि आपकी एज कितनी भी बढ़ते रहे, लेकिन आप हमेशा यंग इंजीनियर्स के साथ में बैठ के बातें करोगे तो आपका ब्रेन बड़ा यंग रहता है। ठीक है, नए नए थॉट्स, नए नए आइडिया, जब आप क्लास में डिस्कस करते हो कोई आइडियाज वगैरह, तो बच्चे इस पर जब इनपुट डालते हैं अपना, तो बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ यार, मतलब शायद कंट्री कहीं पे बैटर लीड कर दी है। तो वो इनोवेटिव माइंड्स, ठीक है, जो आपसे डिस्कस करें, ठीक है, किसी एक अच्छे पॉइंट पे कि सर स्कोर बेटर कैसे किया जाते हैं, वो आईआईटी जेईई के बच्चों के साथ में एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाता। सही बात है, उनको बस पढ़ाना है। तो मतलब जो टेक्निकल डिस्कशंस होती हैं आपकी बच्चों के साथ, दैट इज द मेन मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर यू, कि वो टेक्निकल डिस्कशंस होती रहे, मेरा दिमाग भी चलता रहे, और मतलब दिल से तो हम यंग हैं ही हैं, और उसी को आगे कंटिन्यू करते रहे। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा इस पे। एक आपको याद होगा दिल्ली में एक बार पॉल्यूशन बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, आपके पास में काफी क्रिटिकल प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो उस टाइम पे हम क्लास में थे और क्लासेस ऑनलाइन चल रही थी और बच्चे बैठे थे काफी। तो मैंने उनको बोला कि मैं एक्चुअली वहां पे ऑफिस में एक एयर प्यूरिफायर रखा हुआ था। तो मैंने बच्चे ने बोला कि यार एक आइडिया है। मतलब क्या? मैंने कहा क्यों ना जितनी भी डीटीसी की बसेज हैं उन पे हम एयर प्यूरिफायर इंस्टॉल कर दें मूविंग में। ठीक है, ताकि वो एयर को प्यूरिफाई करते हैं, और जितनी भी टैक्सीज हैं उन पे हम बना दें आपके पास में। ठीक है, उनको हम तो कर दें। तो उस आइडिया को हमने थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन बनाया, डिजाइन भी बनाया, सारी चीजें भी बनाई। ठीक है, लेकिन वो आगे इंप्लीमेंट नहीं हुआ क्योंकि क्लासेस हैं, बच्चों के भी एग्जाम्स वगैरह हैं। लिटरली सर 6 या 7 महीने बाद में, ठीक है, मुझे नहीं पता वो आइडिया कैसे, दिल्ली गवर्नमेंट ने अराउंड आई थिंक 20,000 बसेस के ऊपर एयर प्यूरिफायर इंस्टॉल करने की एक न्यूज आती है। तो स्टूडेंट मुझे बोलते हैं, बोला सर शायद आपका आइडिया चोरी हो गया। मैंने कहा मुझे नहीं पता, हमने शायद इंप्लीमेंट नहीं किया, तो चोरी तो बोल नहीं सकते। नहीं, आपकी बात एकदम सही है सर। इनफैक्ट अभी कोरोना के शुरू में ही मेरा एक इंजीनियरिंग फ्रेंड है, वो मारुति सुजुकी में काम करता है। तो उसने एक डिवाइस बनाया जिसमें आप पैर से दबाएंगे अगर, तो वो साबुन आपके हाथ में आ जाएगा। तो अभी वो मॉडल मार्केट में आया नहीं था, ये है अप्रैल पहले हफ्ते की बात है ये। तो मैंने कहा कि अगर तुम्हें बनाना है, इसे आगे लेके जाना है तो बताओ, फिर काम करते हैं। वो कहता हाँ डेफिनेटली काम करते हैं।
तो मेरा एक और इंजीनियरिंग दोस्त है जो फ्लिपकार्ट, शाओमी इन जैसी कंपनीज में काम करता है, तो उसको हर जगह पता है चाइना और इंडिया में जहां पर इंजीनियरिंग से रिलेटेड सामान बनता है, चाहे वो एयरफोन हो, फोन हो, मिक्सी हो, कुछ भी हो। तो हमने रातों रात बैठ के प्लान बना लिया कि इसकी कहाँ मैन्युफैक्चरिंग होगी, कितनी होगी, कैसे होगी। रोहिणी में हमने मैन्युफैक्चरर ढूंढ लिया, उसकी हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे, क्लाइंट्स मिल गए, सब कुछ हो गया। तो बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजंस दोनों के घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो दोनों बिजी हो गए और वी लॉस दैट चांस। वो हमारे 1 महीना हमें डिले हो गया, और उसी चक्कर में आप विश्वास नहीं करोगे, अब आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन हर जगह देख लीजिए वो मिलता है, प्लस आपको हर जगह दुकानों के सामने, चंडीगढ़ में तो स्पेशली हर जगह वो लग गया है। सो 1 महीने के डिफरेंस में ये सारी चीजें हो जाती हैं। तो मुझे लगता नहीं कि आइडिया चोरी होते हैं, और मैं शुरू से एक चीज में विश्वास रखता हूं कि देयर इज नो ओरिजिनल आइडिया। जो हम सोच रहे हैं वो ऑलरेडी किसी और ने कहीं ना कहीं सोचा हुआ है, जरूर सोचा हुआ है। अब इसी से मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं वही कह रहा था, मैंने कहा कि हम लोगों के साथ में प्रॉब्लम ये है कि हम लोग सोचते तो हैं, हाँ, लेकिन जब इम्प्लीमेंट करने की बात आती है ना, तब हम इंडियंस बड़ा लैग करते हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये मैंने मेरे साथ में खुद देखा है कि हाँ, ये आइडिया है, बहुत बेटर आइडिया है, चलो देखते हैं कभी। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगा सर आपसे मैं। आपने और मैंने जब पहली बार हम मिले थे, तो जब हमारी दोस्ती बढ़ी, तब आपने मेरे को एक कहानी बताई थी ट्रेन के अंदर, किस तरह से आपने एक मशीन बनाई थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग मशीन थी। तो उसके बारे में प्लीज थोड़ा बताइए कि वो आइडिया कैसे आया, क्या इनोवेशन थी वो। आई थिंक जो आप ब्रिक मेकिंग मशीन की बात कर रहे हैं। हाँ जी, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। एक्चुअली वो भी एक्चुअली स्टूडेंट के साथ ही हुआ। ठीक है, एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, उसके पास में उसके जो ईंट विट बनाने के उनके यहाँ पे चलता है, ट्रेंड है हरियाणा साइड में। ठीक है, तो एक दिन ऐसे बातचीत चल रही थी, तो उसने बोला कि सर कुछ ऐसा क्या है कि हम कोई मशीन बनाए जो ब्रिक मेकिंग मशीन बहुत सारी है। बोले नहीं, ऐसी मशीन जो मैन पावर बहुत कम कर दे। तो फिर हमने कहा चलो ठीक है, तो हमने फिर उसके साथ में उसका एक फ्रेंड भी था, तो हम तीनों ने मिलकर उस पर, अब क्योंकि डिजाइन और जो आपका डेवलपमेंट पार्ट था वो मेरे पास था, मैंने कहा बाकी तुम्हारा काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने डिजाइन और डेवलपमेंट उसका किया। ठीक है, और ऑन पेपर वो मशीन परफेक्ट लगी थी कि हाँ बिल्कुल ये मशीन आपका परफेक्टली वर्क करेगी। तो जब वो थर्ड पर्सन के पास में वो आइडिया उन्होंने पहुंचा और उन्होंने बनाना शुरू किया, तो समहाउ कुछ ऐसा हुआ कि मतलब कि उनको लगा कि शायद उनको मेरी नीड नहीं है। ठीक है, कि उनके पास में डिजाइन और डेवलपमेंट है। तो फिर मैंने जब अपने मेरे स्टूडेंट से मैंने बात की, तो वो बोला कि सर शायद इसको ये लगता है कि वो खुद बना लेगा। मैंने कहा देयर इज नो प्रॉब्लम, मैं खुद ही अपने आप हट जाऊंगा उस प्रोजेक्ट से। तो मैंने कहा लेकिन उसको एक बात जरूर बोलना कि ऑन पेपर और ऑन ग्राउंड ये इंजीनियरिंग में बहुत डिफरेंस होता है। तो मैंने कहा हो सकता है कि वो बना ले, लेकिन कितना परफेक्टली वर्क करे दैट्स मैटर। और फाइनली हुआ वही कि मशीन में पैसे खर्च काफी हुए, लेकिन आज तक वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है। ये सर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी इंडियन सोसाइटी की, या फिर मैं थोड़ी मतलब अगर इंडियन ट्रेडिशनल बिजनेस कम्युनिटी की बात करूं, काफी लोग ऑब्वियसली बहुत अच्छे हैं, बहुत सक्सेसफुल हैं वर्ल्ड ओवर इंडियंस बिजनेस में, लेकिन ज्यादातर जो बिजनेस माइंड है, और मैं अपनी स्टेट की भी बात करूंगा, पंजाब में तो स्पेशली सर, ज्यादातर जो बिजनेस माइंड है वो बहुत शॉर्ट टर्म सोचता है और बहुत कम लेवल का सोचता है। तो उनके साथ काम करने में प्रोफेशनलिज्म, एथिक्स, मॉरल्स, ये सब चीजें मायने नहीं रखती उनके लिए, मायने नहीं रखती, बिल्कुल नहीं रखती। तो मतलब वो 4-5 लाख का अगर प्रॉफिट होता है उसमें वो खुश हैं। वो ये नहीं देखते कि अगर आप 5 साल इन्वेस्ट करें, मेहनत करें, 5 करोड़ का प्रॉफिट होगा, उसमें वो इंटरेस्टेड नहीं है। एक बड़ी अच्छी बुक है, शायद आपने भी पढ़ी, इनोवेशन द जुगाड़। पढ़ी आपने? नहीं सर, किताब नहीं पढ़ी है, बताइए प्लीज। आप पढ़िएगा सर। ठीक है सर। उसमें सर वो जो इंटरनेशनल जो MBA ग्रेजुएट्स हैं काफी, ठीक है, उन्होंने इंडिया और चाइना पे एक रिसर्च स्टार्ट की कि इंडियंस और चाइनीज जुगाड़ू ज्यादा है, इनोवेटिव कम है। तो जैसे कि आपके भी एक वो चलता होगा, एक कार्ड टाइप में जिसमें आगे जनरेटर रख के फिर उसके थ्रू एक कार्ड बनाते हैं, वर्ड एक्चुअली उसके लिए जुगाड़ है। ठीक है, तो एज ए कार यूज करना है तो वैसे लो, फिर उससे अगर उसको जनरेटर को निकालो, वहां से पंपिंग की तरह उसको काम में लो, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो जनरेटर वर्क लो, तो दैट इज ए जुगाड़। तो एक्चुअल वर्ड जुगाड़ वही है। तो उन्होंने ये रिसर्च की, ये एनालिसिस किया कि इनोवेशन में प्रॉब्लम क्या है कि R&D है। R&D में बहुत पैसा इन्वेस्ट होता है और रिजल्ट्स आएंगे नहीं आएंगे इसकी गारंटी नहीं है। जुगाड़ में क्या है, R&D नहीं है, इन्वेस्टमेंट बहुत ना के बराबर और रिजल्ट गारंटेड। तो क्वेश्चन ये पुटअप किया गया कि इनोवेटिव हो या जुगाड़ू।
ठीक है। तो जैसे कि आपने कई जगह गांव में लोग बाग एंटीना की जगह वो साइकिल की रिम निकाल के उसका एंटीना बनाया था, ऑल्सो जुगाड़। करेक्ट करेक्ट। काम कर रहा है, ठीक है, हम्म। काम ही तो होना चाहिए, क्या फर्क पड़ता है। करेक्ट। सर मेरे को बताइए कि आपके जितने स्टूडेंट्स हैं, आपने तो बहुत कितने स्टूडेंट्स पढ़ा लिए होंगे सर, ऐसे गेस्टिमेट छोटा सा नंबर बता दीजिए प्लीज। 10,000 प्लस होंगे आई थिंक। तो 10,000 स्टूडेंट्स आपने पढ़ाए हैं, राइट सर? 10,000 स्टूडेंट्स में कितने आईआईटी और एनआईटी लेवल के थे? चलो आईआईटी अलग लेवल है और बाकी एनआईटी वगैरह लेवल के थे, या फिर बहुत सारे लोग प्राइवेट कॉलेजेस के भी थे, तो कैसे डिवाइड करेंगे आप उसको? सर रेशियो की अगर बात की जाए ना तो हार्डली 5% का रेशियो होगा आईआईटी। अच्छा। जो आईआईटी स्टूडेंट हैं जो आपके पास में फर्दर आगे आते हैं, एनआईटी का आप मान सकते हैं कि 7 to 10% होगा। बाकी मैक्सिमम स्टूडेंट जो आपके पास में है वो रीजनल कॉलेजेस के हैं। रीजनल कॉलेजेस। तो सर माइंड, जब इनोवेशन की माइंड की बात है या रिसर्च के माइंड की बात है, आपके पास जितने स्टूडेंट्स आए हैं उनमें से आप क्या कहेंगे किन कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के अंदर भूख ज्यादा थी इनोवेशन की? देखिए इसको सर ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है, पता है। हाँ जी सर। कि अगर तो जैसे कि मैं बोलूं कि भी अगर एक आईआईटीएन है और वो डेफिनेटली एक इनोवेटर भी होगा, इट्स नॉट ए गारंटी। ठीक है। और कई बार कोई रीजनल कॉलेज के बच्चे हैं जिनमें हो सकता है कि साइंस के लिए आपके पास में ज्यादा हंगर है, ठीक है, वो इनोवेटिव हो सकते हैं। तो आई थिंक जो साइंस लवर है, ठीक है, मैंने कहा कि इंजीनियर वो बाद में है, पहले वो साइंस लवर होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे लोग इनोवेटिव ज्यादा होंगे, ठीक है। और इसकी गारंटी नहीं है कि वो डेफिनेटली आईआईटीएन होगा, एनआईटीएन होगा, या किसी रीजनल कॉलेज का बंदा होगा। मेरा भी सर, हाँ सर मेरा भी लाइफ में यही एक्सपीरियंस रहा। और एक्चुअली मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा था, इसको लीडिंग क्वेश्चन कहते हैं, कि मैं अगला क्वेश्चन पूछूंगा इसके बाद, कि जब आईआईटीज में इंडिया में इतना पैसा देती है सरकार, अंधा पैसा देती है इनोवेशन के लिए, और बहुत सपोर्ट है बच्चों को, बहुत ज्यादा सपोर्ट है, यस है, लेकिन जब इनोवेशन की बात आती है, नंबर ऑफ पैटेंट्स की बात आती है, तो आईआईटीज बहुत पीछे हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल है सर। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में, चाहे वो पंजाब में लवली यूनिवर्सिटी हो, दिल्ली में एमिटी हो, या साउथ में एसआरएम वीआईटी यूनिवर्सिटीज हो, यहां से आपको ज्यादा इनोवेशंस मिलती हैं। सर ऐसा क्यों है? सर नंबर मशीन एक्चुअली, पता है, जो पर्सन आईआईटी पहुंच गया ना, वो उसको सोसाइटी मान लेती है कि ये डेफिनेटली ब्रिलियंट पर्सन है, वो टैग लग गया उसमें। और जो रीजनल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो भले कितना भी इनोवेटिव हो, अगर उसके पास में आईआईटी एनआईटी का टैग नहीं है, तो सोसाइटी उसको बड़ी ऑड मतलब नजरों से देखती है कि नहीं 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 यार, ये तो रीजनल कॉलेज का बच्चा है, इसकी तो सरकारी नौकरी मिल जाएगी, इसको तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है। तो सर मैटर ये नहीं है कि पैसा कितना दिया गया है, ठीक है, आप ये भी देखिए कितना पैसा आप दे रहे हैं, तो क्या स्टूडेंट उसमें इंटरेस्टेड है? ठीक है, कितने स्टूडेंट उसमें इंटरेस्टेड है कि हाँ वो उसको इनोवेशन के। मेरे हिसाब से अगर सरकार जो आपके गवर्नमेंट फंड देती है, अगर मैं बात करूं कि कॉलेजेस में नहीं, आपके पास नॉर्मल उन्होंने फंड रिलीज किया कि स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, आपको क्या लगता है कितने आईआईटीएंस ने फंड लिया होगा और कितने रीजनल कॉलेज वालों ने फंड लिया होगा वहां से? सर मुझे लगता है आईआईटीएंस बहुत कम होंगे। हाँ ठीक है। प्रॉब्लम यह है कि आईआईटीएंस के लिए जॉब सिक्योरिटी अपने आप ऑटोमेटिक सेट हो जाती है, उनको पता है कि उनका डेफिनेटली 10+ का पैकेज है, वो तक निकल जाएगा। रीजनल कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम यह है कि उनको पता है कि उनका पैकेज मिले ना मिले, ठीक है, उनको क्या कंपनी मिलेगी, इसीलिए आई थिंक वो फाइट ज्यादा करते हैं। और जब आप फाइट ज्यादा करते हैं ना, तो आप आई थिंक बेटर प्रिपेयर होकर बाहर निकलते हैं। और ब्रेन का तो वर्क यही है सर, आप उसको जितना आपके पास प्रॉब्लम्स दोगे, उसके वो उतना आपको बिल्कुल नए नए आपके पास सोल्यूशन निकाल के देगा, और सोल्यूशन ही चाहिए। ठीक है। जब आप इंजीनियरिंग कॉलेज में एंटर करते ही आपको पता है कि आपकी जॉब लग ही जाएगी, तो हो सकता है कि आप 4 साल आराम से भी निकाल दो, लेकिन आपको पता है कि आपकी जॉब नहीं लगने वाले, तो वो 4 साल आपके लिए बहुत क्रिटिकल होने वाले हैं, उस टाइम पे आप कुछ सोचोगे। तो मैंने कहा कि आईआईटी ने आपके पास में बड़ी कंपनी स्टैब्लिश की, बिल्कुल की है, फ्लिपकार्ट जैसे आपका जो काफी बड़ी फर्म है जो उन्होंने स्टैब्लिश किया है, क्योंकि उनका ब्रेन इतना प्रॉपर्ली शार्प किया गया है कि उनको पता है कि वो फोकस्ड है प्रॉपर्ली, उनके पास में रिसोर्सेज है, उनको ज्यादा सोचना नहीं है लाइफ की स्ट्रगल के लिए। ठीक है। एक बार आईआईटी पहुंचने के बाद में कि उनके पास फंड गवर्नमेंट दे रही है, उनके पास में उनका ब्रेन प्रॉपर्ली शार्प किया जा रहा है, अच्छे प्रोफेसर्स के कांटेक्ट में है, अच्छे लिंकअप्स हैं, ठीक है, उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिल रहा है, ठीक है, सेमिनार्स में जा रहे हैं काफी। तो किसी तरीके से अगर रीजनल कॉलेज के बच्चे को भी थोड़ा सा सिक्योरिटी दी जाए कि नहीं नहीं ठीक है आपके पास में सिक्योरिटी है, आई थिंक वो भी आपके पास में और बेटर परफॉर्म कर पाए। ये बात आपकी सही है सर। इनफैक्ट अगर हम स्टेटिस्टिक्स भी देखें ना, मेरे पास काफ़ी केस स्टडीज़ भी हैं
तो IITians डेफिनेटली बहुत सारी कंपनीज को लीड कर रहे हैं, इंडिया में भी बाहर भी, लेकिन उतने ही नॉन IITians भी लीड कर रहे हैं इंडिया से ही। एग्जैक्टली, मतलब कि अगर आप गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ही ले लीजिए, दे आर नॉट फ्रॉम IITs एंड दे आर द बिगेस्ट कंपनीज, राइट? तो बात आई थिंक IIT की बात जो है वो काफी डिफरेंट है, और हमें वो समझनी चाहिए कि शायद बच्चों को 11वीं 12वीं में इतना प्रेशर डाल देते हैं कि उसके बाद वो कहते हैं बस अब हो गया, अब मैं पढ़ाई करूंगा, नंबर लूंगा और नौकरी लगवाऊंगा, दैट्स इट, आगे कुछ नहीं करना है ज्यादा लाइफ में। अब वही है सर, एक IIT में पहुंचने वाला स्टूडेंट कितनी फाइट करके, और आप सोचिए कि वो 11th 12th से लगा, इवन आजकल के बच्चे तो 8th क्लास से 8th क्लास से 12th क्लास तक उसको लगातार पढ़ना है, उसके बाद में उसको ईयर ड्रॉप करना है, फिर कोचिंग करनी है, और फिर जाके वो कहीं IIT पहुंचता है। Correct. वो इतना फ्रस्ट्रेट, उसको इतना पढ़ चुका होता है कि उसको लगता है कि बस ठीक है अब नहीं। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा आपको, मेरा एक दोस्त है डेनमार्क में, मुझे मिला था, वो इंडियन इंजीनियरिंग के ऊपर रिसर्च कर रहा था, तो उसकी जो PhD है, मतलब वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, सोशियोलॉजिस्ट है, तो वो इंडियन इंजीनियरिंग के ऊपर रिसर्च कर रहा था कि इंडियन इंजीनियरिंग में भी जो JEE की जो कोचिंग होती है कोटा में और पूरी दुनिया में, उसके ऊपर रिसर्च कर रहा था कि जब इंडियन एजुकेशन सिस्टम एक तरफ है अपना, और उसके साथ में ये उसको शैडो एजुकेशन सिस्टम बोलता है वो, कि असल में वो नहीं है, लेकिन उसके बिना काम भी नहीं चलता। तो उसने रिसर्च की, और उसकी मैं PhD की प्रेजेंटेशन होती है वहां पर, तो ओपन पब्लिक होती है, तो कोई भी अटेंड कर सकता है। मैंने अटेंड की थी डेनमार्क में, और वहां पर मैं उससे मिला, उससे काफी बातचीत हुई मेरी, और उसने मुझे काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें बताई। इनफैक्ट मैं उसको एक इंटरव्यू भी लूंगा उसका, मैं कुछ अगले महीने में। और उसने मुझे ये बताया कि ज्यादातर जो उसने रिसर्च पूरी अपनी IIT दिल्ली पे की, तो IIT दिल्ली टॉप रैंकिंग IIT, तो जो वहां हो रहा है बेसिकली वो सारे टॉप रैंकिंग IITs में भी हो रहा है। और IIT दिल्ली में जाने के बाद उसने 3-4 लोगों से बात की, तो उसमें उसने बोला कि ज्यादातर जो बच्चे यहाँ पर आए हैं इंजीनियरिंग में घुसने के बाद, वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, क्योंकि एक तो जो उनका करिकुलम है वो उतना एक्साइटिंग नहीं होता जितना उनको इरोडॉल सॉल्व करके मजा आता था, या HC वर्मा क्वेश्चन सॉल्व करके मजा आता था। तो कहते कि कितने बच्चे थे जो अभी भी मैथ्स में मास्टर्स करना चाहते हैं, फिजिक्स में मास्टर्स करना चाहते हैं, केमिस्ट्री में मास्टर्स करना चाहते हैं। इनफैक्ट मैं NIT से हूं, तो मेरे कॉलेज में एक लड़का था जो कॉलेज की पढ़ाई से बोर होके वो इग्नू से BSc मैथमेटिक्स कर रहा था, कॉरेस्पॉन्डेंस 7 के साथ। सर इवन मैंने IIT मद्रास में जब थर्मल के लिए अप्लाई किया था, तो मैंने उसमें लिखा, सब टॉपिक पूछा गया था कि भी आप किस पे काम करेंगे, तो मैंने लिखा एंट्रोपी, तो मतलब कि एंट्रोपी पे स्पेशलाइज नहीं करवा सकते। हाँ। तो मैंने कहा सर मेरा इंटरेस्ट है उस पर, मैं कुछ करना चाहता हूँ। बोला वो आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड नहीं करता, हमारे कैरिकुलम में ये तो दैट्स मैटर। मैंने कहा ठीक है। तो सर कई बार फीलिंग्स को ठीक है अलग देखना पड़ता है कि कोई बात नहीं, चलिए। एकदम सही सर। अगला क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे मैं, तो ये जो हमारा मतलब एक मिनट सर, हाँ, जब आप क्लास में जाते हैं और आपकी जैसे रेगुलर कॉन्वर्सेशंस होती हैं, इतनी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस होती हैं स्टूडेंट्स के साथ, तो आप उनको इनोवेशन और इंजीनियरिंग के बारे में क्या ज्ञान देते हैं? जब वो आपसे पूछते हैं कि सर, मतलब वो 3rd ईयर का बच्चा है, फाइनल ईयर का बच्चा है, अभी है तो यंग बच्चा ही है, आपकी तरफ देखता है, आपसे मोटिवेट होता है, तो आप उसको क्या ज्ञान देते हैं, क्या बताते हैं? इनोवेशन क्या है, इंजीनियरिंग क्या है, क्या करना चाहिए? मैंने जैसे आपको पहले बताया कि मैं उस बुक से हाईली इंस्पायर्ड हूँ, कि जो इनोवेशन का जुगाड़ है, मैं उससे काफी इंस्पायर्ड हूँ। तो मैं फ्लूइड मैकेनिक्स जब बेसिकली डील करता हूँ सब्जेक्ट, तो साइफन इफेक्ट हम लोग पढ़ाते हैं कि भाई आपने एक पाइप यूज की, आपने टैंक में डिप की और आपने सेक्शन क्रिएट किया, पानी आना शुरू हो गया। तो आपने मार्केट में मग्स देखे होंगे या फिर वाइन ग्लास देखे होंगे, तो वाइन फिल करने के बाद में एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचने के बाद में पूरी वाइन निकल जाती है, एक बीच में ट्यूब होती है उसके अंदर, ठीक है। ये कोई मशीन है या ग्लास? मशीन नहीं है, ग्लास टाइप के आते हैं, ठीक है। अच्छा, ये अभी सर कुछ लोग इसको प्रमोट करते हैं कि एंशिएंट इंडियन टेक्नोलॉजी के नाम से भी उन्होंने कुछ बना रखा है, ऐसे कि ये मग फुल होगा तो ये निकल जाएगा। तो मैं जब मैं वो साइफन इफेक्ट पढ़ा रहा हूँ तो मैं उनको बोलता हूँ कि लेट्स सपोज कि हमें ऑटो फ्लशिंग सिस्टम बनाना है विदाउट एनी इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो मैंने कहा साइफन इफेक्ट काम में लो। मैंने कहा जब आप ये देखते हो इसको, तो आपके दिमाग में भी आप ये कैलकुलेट करो कितने टाइम में फिल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इतने टाइम में फिल हो जाएगा, आपको चाहिए कि हर 20 मिनट बाद में फ्लश करे, तो 20 मिनट बाद में टैंक का लेवल इतना पहुंच जाएगा, उसके बाद में फ्लश कर देगा, ठीक है। उतना चलना चाहिए। मैंने कहा कोई इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन नहीं है। हाँ, इनिशियली आपको एक बार टैंक फिल करना है, वो तो वैसे भी करना है, उसके बाद में फ्लशिंग क्यों आपके पास है। तो जब ये डिस्कशन चलते हैं क्लास के अंदर, तो बच्चों से पता है, आप डायरेक्टली जब बात करें ना कि इनोवेटिव बनाओ, तो उनको समझ में आता है कि इनोवेशन है क्या चीज, ठीक है। आप उनको बताओ कि आपके पास में जो नॉलेज है वो आपने घर पे कैसे यूटिलाइज करें, और एक अगर वो इन्वेंशन हो गया तो डेफिनेटली फिर आप इसी चीज को पेटेंट करवाइए और मार्केट वैल्यू बढ़ाइए, आप अपने मार्केट में जाइए। तो मैंने कहा हमेशा जॉब अगर सोचते रहोगे तो कोई सेंस नहीं है। जो नॉलेज है
उसका 1% भी यूटिलाइज कर लोगे तो मैंने कहा तुम वहां पहुंचोगे जो जॉब करके नहीं पहुंच सकते। तो जब आप मनी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं ना, तब बच्चा सोचता है कि अच्छा लिटरली क्या इनोवेशन इतनी क्लासी चीज होती है। जब उसको दिखता है कि हाँ इसको मैं इतने मास लेवल पे क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसे कई आइडियाज हैं, जैसे कि हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि मैं क्लास में मतलब हम लोग बात करते करते नए नए आइडिया जनरेट होते हैं आपके पास में, ठीक है। तो हम बोले थे, मैंने कहा यार जैसे लेट्स सपोज कीजिए कि एक सिंगल रोड है, उसके दोनों तरफ गाड़ियां लगी हुई है, एक कार जा रही है, अब उसको बैक मतलब उसको रिवर्स करनी है, ठीक है, लेकिन जगह नहीं है, कैसे करें। तो बोलते यार 4 पावर व्हील सिस्टम बनाओ, ठीक है, कि हैंडल से आपके पास में 4 जो चारों व्हील्स है वो आपके 90 डिग्री पे घूम जाए और साइड में मूवमेंट हो सके, तो पैरेलल पार्किंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो फिर बच्चे सोचते हैं कि हाँ यार ये आइडिया अच्छा है, ठीक है, इसको कर सकते हैं। और इसको मैंने कहा जब आप मार्केट में लेके आओगे, तो मैंने कहा पैसा है पैसा, मैंने कहा तुम अगर पैसा सोचते हो तो इसमें पैसा है क्यों नहीं है पैसा। एकदम मैंने सही बात है। कहा तो इस टाइप की मतलब ये नॉर्मल कन्वर्सेशन है जो आई थिंक हार्डली अगर 4 आवर्स की क्लास है तो मेरे हिसाब से हाफ एन आवर टू 1 आवर तो आई थिंक यही बात चलती रहती है। तो सर आप मतलब बेसिकली यही कहना चाहते हैं कि इनोवेशन, आप बच्चों को ये समझाते हैं कि इनोवेशन इज ट्राइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। यस एग्जैक्टली, है ना, ठीक है। और मैं और ज्यादा बेटर वही है कि मैं तो बोलता हूँ कि जुगाड़ बनाओ। अगर बिना R&D के आपके पास में काम हो रहा है तो मेक ए जुगाड़, एंड दैट्स अ गुड थिंग। सर यहाँ पर ना एक और प्रॉब्लम आती है, तो ये तो चलो इंजीनियरिंग के बच्चे हो गए जिनसे आप डील करते हैं और उनको इंस्पायर करना भी आसान होता है क्योंकि यंग है, एनर्जी है और क्यूरियोसिटी है। तो कुछ सालों पहले, और ये मैंने पिछले भी इंटरव्यू में बात की थी इसके बारे में, मेरा फ्रेंड है वो टेक्नोलॉजी आर्किटेक्ट है, एक्सेंचर, सेपिएंट वगैरह बड़ी कंपनीज में काम करता है। तो उसको मैं यही बता रहा था कि 3-4 साल पहले मैं अपने फ्रेंड्स के साथ में बिकॉज इंटरनेट ऑफ थिंग्स और एम्बेडेड सिस्टम्स और स्मार्ट सिस्टम्स बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग थे उस टाइम पे। तो स्मार्ट एयर प्यूरिफायर बन रहा है और ये बन रहा है, तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें सोची कि हम स्मार्ट कर सकते हैं। एक चीज़ हमने सोची कि जैसे ये जितने भी बड़ी बड़ी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, फ्लैट्स की बिल्डिंग्स होती हैं, वहाँ पर पाइप से गैस आती है क्योंकि वो सेफ होती है ज़्यादा। लेकिन उसमें भी वो एंड यूजर के पास आने के बाद उसका सेफ्टी का लेवल कम हो जाता है क्योंकि एंड यूजर कैसे गैस को यूज कर रहा है या क्या कनेक्शन लगा है वो स्टैंडर्डाइज नहीं होता। तो पाइप खराब भी हो सकती है, लीक हो सकती है और लोगों को पता भी ना चले। तो हमने कहा कि एक सिंपल सा सेंसर बनाएंगे, मतलब सेंसर 2-3 टाइप के हैं, उसमें सेंसर लगाएगा, वो देखेगा अगर गैस लीक हो रही है और आप घर में नहीं हो क्योंकि लाइफस्टाइल वैसा ही है उन लोगों का, प्रोफेशनल्स का, तो फिर साथ के साथ आपके फोन में मैसेज आ जाएगा, आप फोन से ही कंट्रोल करके गैस को बंद करवा सकते हो। तो इस टाइप का छोटा सा सिस्टम सोचा और इसके बाद फिर हम इसको और इसमें फीचर्स डालते रहेंगे और ये सब करेंगे। सब कुछ हो गया, हमने पैसा डाला, हम 3-4 लोग इकट्ठे हो गए कि फ्रंट एंड कौन बनाएगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैं मार्केटिंग और बिजनेस की साइड पे था, और जो तीसरा बंदा जो एम्बेडेड सिस्टम्स की कोडिंग करता था, सैमसंग, तोशिबा जैसी कंपनीज में काम कर चुका था। एक हफ्ता हमने बहुत अच्छा काम किया, बहुत आगे चले, यूके से हमने रास्पबेरी पाई नाम की चीज मंगवा ली। और एक हफ्ते बाद जो एम्बेडेड सिस्टम्स वाला बंदा था उसने कहा सॉरी यार मैं काम नहीं कर सकता, मैं काम कर नहीं पा। वो हमने कहा भाई क्या हो गया, क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा इंथुसियास्टिक वही था, कहता यार मेरी बीवी कह रही है कि आप पूरा दिन पहले कंपनी में काम करते हो, उसके बाद भी आप टेक्निकल इंजीनियरिंग में काम करते रहोगे, ये मैं नहीं होने दूंगी। तो मैं उनकी भी बात समझ सकता हूँ, उनकी वाइफ की भी बात समझ सकता हूँ क्यों कह रही हूँ ऐसा, क्योंकि शायद हमारी जॉब्स की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन क्या ये चीजें भी हैं जो हमें लाइफ में आगे जाके इनोवेशन करने से रोकती हैं? सर देखो फैमिली तो देखो फैक्टर का आप डेफिनेटली अगर आपसे मैं ये क्वेश्चन एग्जैक्टली अगर आपसे पूछे तो आप क्या बोलोगे इस बारे में? सर मैं इसमें डेफिनेटली बोलूंगा कि आपको फैमिली को मतलब प्रायोरिटी देनी है, आप उनको छोड़ नहीं सकते हो। तो लाइफ में बैलेंस मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप टेक्निकल इंसान भी है ना तो उसको अपने पर्सनल ग्रोथ पे भी काफी फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप पर्सनल ग्रोथ पे फोकस नहीं करोगे तो आप चीजों को मैनेज नहीं कर पाओगे, लाइफ टफ ही होने वाली है, आगे काम बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। लेकिन सर ये बात भी तो हो सकती है कि अगर आप उस टाइम पे थोड़ा सा अगर आपका फ्रेंड टाइम मैनेज करता है उस चीज को थोड़ा सा हैंडल करता तो मे भी हो सकता है कि आप मतलब आज उस बैटरी इन्वेंशन के साथ में प्रॉब्लम वर्क कर रहे हो तो थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस तो करना चाहिएगा। ये तो नहीं मैं कह रहा कि आप फैमिली को पूरा सेक्रीफाइस करके चलो, बट थोड़ा सा टाइम आपको उसके लिए देना पड़ेगा। क्योंकि सर इनोवेशन या फिर मतलब ऐसा सडनली नहीं हो जाता है, रातों रात चीजें नहीं होती है। उसके लिए भी डेफिनेटली आपको इतना हार्डवर्क करना पड़ेगा, तब जाके वो लास्ट में वो चीज जो आप चाहते हो आपके सामने आएगी। ये बात भी सही है। तो भाई फैमिली प्रायोरिटी है, नो डाउट, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर आपका कोई इनोवेशन है तो वो भी आपके लिए एक फैमिली है, आपको उसको भी वैसे ट्रीट करना होगा जैसे आप अपने बच्चे को ट्रीट करते हैं। बस वो है कि वो आपका ब्रेन चाइल्ड है। क्या बहुत अच्छी बात कही सर आपने।
इसमें सर एक और क्वेश्चन आता है, तो इंजीनियरिंग इंडिया में जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला कि इंडियन पेरेंट जो है वो सोचता है इंजीनियर या डॉक्टर, लेकिन उनको बहुत कम समझ आता है कि इंजीनियरिंग या डॉक्टरी में होता क्या है, या एक इंजीनियर का दिमाग किस तरीके से चलता है। हम लोगों को कुछ 4 साल बाद में समझ में आया। हाँ, तो फॉर एग्जाम्पल आप और मैं अभी हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं ये टेक्निकल कॉन्वर्सेशन करने में, लेकिन आपकी वाइफ देखेंगी या मेरे पेरेंट्स देखेंगे तो उनको समझ नहीं आएगा ये क्या बेकार की बातें कर रहे हैं। क्या बेकार की बातें कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि क्या इंडियन सोसाइटी, इवन दो हम सबसे ज्यादा इंजीनियर प्रोड्यूस कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन तब भी इंडियन सोसाइटी को समझ नहीं आता कि एक इंडियन इंजीनियर को एक क्वालिटी लाइफ या इनोवेशन से भरी लाइफ बनाने के लिए उनको उसकी लाइफ समझनी जरूरी है कि नहीं है? आपको लगता है कि उनको समझ आती है एक इंजीनियर का माइंड कैसे चलता है और उनकी लाइफ कैसी है? सर मैं आपको मैं क्लास में कई बार डिस्कस करता हूँ, जैसे कि कई बार मजाक मजाक में बोलता हूँ। मैंने कहा आज से करीबन 10 या 15 साल पहले, ठीक है, जब गांव में कोई आता था कि यार एक इंजीनियर रहता है यहाँ पे, तो गांव का बंदा उसको हाथ पकड़ के उस इंजीनियर के घर तक छोड़ के आता था, ठीक है, कि इंजीनियर यहाँ पे रहता है। तो मैंने कहा अगर आज आप किसी से पूछो कोई गांव में आया क्या कोई इंजीनियर रहता है क्या, तो बंदा ये बोलेगा कि किसी के गेट पे नॉक कर लो, एटलीस्ट एक तो पक्का मिल जाएगा, ठीक है, ये गारंटी है। अब प्रॉब्लम यह है कि क्योंकि सबको अपने घर में ना इंजीनियर डॉक्टर उगाने हैं, ठीक है, हम लोग 40 सब्जेक्ट पास करके, ठीक है, उसके बाद जिस फ्रस्ट्रेशन से इतने सारे असाइनमेंट बना के इतनी सारी चीजें करके उस चीज से निकलते हैं, तो और उसके बाद में जब हमें बच्चों को जॉब सिक्योरिटी दिखाई नहीं देती, तो सर लाइफस्टाइल की तो बात छोड़ दो कि लाइफस्टाइल सोच नहीं सकते, उसको तो पहले अपनी लाइफ सिक्योर चाहिए कि उसकी लाइफ सिक्योर रखनी है, ठीक है। सोसाइटी इंजीनियर को ट्रीट ही नहीं करती, ठीक है, उनका ट्रीटमेंट ही अलग है। उनको लगता है इंजीनियर इज नाउ, मतलब ये आपके पास में ओके इंजीनियर है, ठीक है, मीन्स ये नॉर्मल है आजकल, ठीक है। आप बाहर किसी कंट्री में देखेंगे तो एक इंजीनियर या फिर एक प्रोफेसर का एक अलग लेवल है। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे कि आपने कभी फील किया होगा कि लोग बात क्या बोलते हैं कि अच्छा इंजीनियरिंग करके जॉब नहीं लगी होगी इसलिए टीचर बन गया होगा। मतलब उनके लिए टीचिंग ऐसी है कि जॉब नहीं मिली इसलिए टीचर बन गया, मतलब टीचर वर्ड उनके लिए ऐसा है कि अच्छा कुछ नहीं हुआ तो टीचर बन गया। अब आपको मुझे पता है कि टीचिंग में हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, लेकिन ये आप ये बात उनको कैसे समझाएंगे, क्योंकि उनको सिर्फ इंजीनियरिंग के बाद में एक ही चीज चाहिए, गवर्नमेंट जॉब। उसके बाद में तो वो आपकी लाइफस्टाइल है वो तो अच्छी है, उसके बाद में सोसाइटी आपको रिस्पेक्ट देगी। या फिर अगर आप प्राइवेट जॉब करते हो और अपना कोई वेंचर स्टार्ट करते हो, तो आई थिंक सोसाइटी उसको वो ट्रीटमेंट नहीं देती जो एक गवर्नमेंट जॉब करने वाले इंजीनियर को देते हैं। तो आप कैसे उम्मीद करोगे सोसाइटी से कि वो एक इंजीनियर को, डजंट मैटर उसके पास जॉब है नहीं है, वो उसको अच्छे से ट्रीट करे? क्योंकि हम लोगों का आई थिंक जो बेस एजुकेशन है ना, वही सब कुछ डिस्टर्ब हो रखा है। सर कितनी अजीब बात है ना, मतलब हमारे देश में जहां पर इनोवेशन ही चाहिए, अभी वेंटिलेटर्स की प्रॉब्लम हो रही है तो हमने सस्ते वेंटिलेटर बना दिए 2 हफ्ते के बीच में। हमारे देश को चाहिए लो कॉस्ट प्रोडक्ट, हम वेस्टर्न कंट्रीज को फॉलो नहीं कर सकते। लेकिन इतनी अजीब बात है कि इनोवेशन भी चाहिए, इकोसिस्टम भी ठीक है, और नंबर ऑफ इंजीनियर्स भी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उसके बाद भी हम सब पीछे ही रह जाते हैं क्योंकि शायद हमारी सोसाइटी हमें उतनी फ्रीडम या हमें एक्सेप्ट नहीं करती है। डेफिनेटली सर। अच्छा आप मैं सर ये बेसिकली अब आप ये एग्जांपल हो ना कि इस टाइम पे, इस पेंडेमिक के टाइम पे, कोरोना के टाइम पे जब पीपी किट की बात आई थी, ठीक है, इंडिया ऑब्वियसली उस टाइम पे इंपोर्ट करा था। आज इंडिया पर मंथ के 20 लाख पीपी किट आपके पास में प्रोड्यूस कर रहा है। वहीं पर अगर हम बात करें टेस्टिंग स्वैब की, तो टेस्टिंग स्वैब पहले इंडिया आपके पास चाइना से इंपोर्ट करा था और उसकी जो प्राइस थी वो थी 17 रुपीज, 17, और वहीं पे अब इंडिया टेस्टिंग स्वैब खुद की प्रोड्यूस कर रहा है जिसकी प्राइस 1.7 रुपीज पर आ रही है। मतलब आप ये सोचिए कि ऐसी बात नहीं कि इन्वेंशन नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम हम इंडियंस के साथ में ये भी है कि हम शायद काम ही तभी करते हैं जब हमारे पर प्रेशर पड़ता है। इसी पे क्वेश्चन पूछूंगा एक और मैं, और लास्ट क्वेश्चन होगा सर, कि हम इस कोरोना वायरस के पैंडेमिक को अभी हम समझ चुके हैं कि भैया हमारे पास सब कुछ है, हम कर सकते हैं, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोग हैं, पैसा भी है। तो क्या आपको लगता है कि ये कोरोना वायरस का जो पैंडेमिक इंडिया में आ गया है और अभी शायद थोड़ा और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी सिचुएशन, क्या इसके बाद जब भी ये ख़त्म होगा, क्या आपको लगता है कि हम लोग चेंज होंगे या हम इसको यूज़ करेंगे कि हम एक इनोवेशन बेस्ड सोसाइटी और इनोवेशन बेस्ड कंट्री बने? सर हम लोग चेंज होंगे ये अलग बात है, हमें चेंज होना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अगर हम चेंज नहीं हुए और हम वापस वहीं पहुंच गए तो आई थिंक इससे बेटर अपॉर्चुनिटी इंडिया के पास में भी नहीं है, इंडियन इंजीनियर्स के पास में, कि वो अपने आप को प्रूव कर सके कि उनका माइंड कितना इनोवेटिव है और वो कितना बेटर वर्क कर सकते हैं, उनके पास में कितने बेटर स्किल्स हैं। तो मैं कहूँगा कि चेंज होंगे,
सर हमें चेंज होना चाहिए, और ये टाइम हमारे पास है कि आज पूरा वर्ल्ड आपके पास में अगर इंडिया की तरफ देख रहा है कि इंडियंस कुछ बेटर कर सकते हैं, तो डेफिनेटली हमें वर्ल्ड को आपको निराश नहीं करना है कि नहीं हम अब भी वैसे ही हैं। हम उनको बताएं कि नहीं, हम जो भी काम करेंगे वो और बेटर वैसे कर सकते हैं। और आई थिंक यही टाइम भी है हमारे पास में, ठीक है, कि जिस टाइम पे हम 2 महीने से बैठ के आराम से सोच रहे हैं, और शायद इस 2 महीनों में हमने अपनी जो पास्ट लाइफ थी उसको पूरा एनालाइज कर लिया हो कि हमने पूरी पास्ट लाइफ में क्या क्या किया है, ठीक है। तो अगर हम अब भी एनालिसिस नहीं करेंगे तो आई थिंक सर इतना बड़े ह्यूज लेवल पे आपके पास में पूरे वर्ल्ड जब आपके पास में बैठा है आराम से, अगर अब भी टाइम नहीं मिल रहा लोगों को या फिर इंजीनियर्स को, तो सर मुझे नहीं पता कि कब टाइम मिलेगा। सर इसी से बहुत चेंज होना इंपॉर्टेंट पड़ेगा। क्वेश्चन है। मैं बहुत सारे इंजीनियरिंग के बच्चों से अभी लगातार बात कर रहा हूँ करियर वेबिनार्स में, और जैसे हमने डिस्कस किया कि वो मतलब सब अच्छे कॉलेजेस से हैं, एनआईटी एंड अबव, तो उनका वही था, जॉब लग गई है, वहां जाना है, अब कंपनीज ने हाथ खींच लिए हैं क्योंकि उनकी यस सिचुएशन भी ठीक नहीं है। आप इंजीनियरिंग के बच्चों को, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर के बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हो कि अभी क्या करें ताकि कंपनीज पे डिपेंड ना करें, खुद की कंपनीज बनाएं? यस एग्जैक्टली, डेफिनेटली मैं भी ये कहूंगा सर कि थर्ड ईयर फोर्थ ईयर स्टूडेंट के पास में डेफिनेटली अब ये चैलेंज है कि जो आइडियाज उन्होंने सोचे थे अपने सेकंड ईयर में, आपने भी सोचे थे, मैंने भी सोचे थे, हम उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, लेकिन जो आइडियाज उन्होंने सोचे थे अब ये टाइम है उसको इम्प्लीमेंट करने का। ठीक है, मुझे पता है जॉब एक बहुत बड़ी चीज है, आज नहीं तो कल डेफिनेटली जॉब मिल ही जाएगी। मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंजीनियर है जो इंजीनियरिंग करने के 3 से 4 साल के बाद में खाली बैठा होगा, वो कुछ ना कुछ डेफिनेट करा होगा। एक इंजीनियरिंग 4 साल में एक पर्सन का इतना एप्टीट्यूड डेवलप कर देती है कि डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ अच्छा कर लेता है। लेकिन अभी ये टाइम है कि वो कंपनीज पे, जो आपने कहा कि कंपनीज पे डिपेंड नहीं होना है, बेटर है कि वो अपनी कंपनी के ऊपर काम करना शुरू करें, एंड दैट्स द बेस्ट वे। आई इस बात से मैं कम्प्लीटली डेफिनेटली अपने आई कम्प्लीटली एग्री। और सर आप ही इमेजिन कीजिए हमारे टाइम पे 10-12 साल पहले इतनी इंटरनेट कनेक्टिविटी हमारे पास होती तो शायद हाँ हम कुछ और कर रहे होते। डेफिनेटली सर हम वो लोग हैं जिन्होंने लाइब्रेरी में बैठ बैठ के पढ़ाई की है सर, हाँ, जिस टाइम पे गूगल नहीं था। करेक्ट। आज कोई लाइब्रेरी उनके पास फोन में है, अगर वो उसको यूटिलाइज नहीं कर पाए तो सर मुझे नहीं लगता कि वो कभी यूटिलाइज कर पाएंगे। तो दोस्तों आप सबने सुना सुनील जहांगीर सर के बारे में, उनकी बातें और उनके विचारों के बारे में। तो हमारी ये कॉन्वर्सेशन तो चलती ही रहती हैं। मैं बस ये चाहता था कि इस इंटरव्यू के थ्रू आप भी समझें, आप भी जानें कि एक भारतीय इंजीनियरिंग के अंदर क्या क्या चलता है और कैसे चलता है और हम क्या कर सकते हैं उसे चेंज करने के लिए। सुनील सर और मैं और हमारे जैसे बहुत से ऐसे टीचर्स हैं थ्रू आउट इंडिया जो रेगुलरली ये प्रैक्टिस और रेगुलरली ये पुश करते हैं अपने स्टूडेंट्स को कि कुछ अलग करो। ये रेगुलर चीज करनी ठीक है, सोसाइटी अपनी जगह पे है, लेकिन तुम कुछ अलग कर सकते हो। डेफिनेटली, सो प्लीज थैंक यू सेफ सर, रहें। आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं इन बच्चों से बात कर पाया, ठीक है, और पहुंच पाया, कि मुझे पता है कि शायद हम लोगों का एक कन्वर्सेशन, मुझे लगता है कि 2 इंजीनियर्स का नॉर्मल कन्वर्सेशन होगा जो हर बच्चे आपस में करते होंगे, करेक्ट। और अगर इस कन्वर्सेशन का अगर देख के बच्चे कहीं पहुंचते हैं, डेफिनेटली मैं सब प्राउड फील करूंगा, क्योंकि एक टीचर तभी बेस्ट है जब उसके स्टूडेंट बेस्ट है, अदरवाइज एक टीचर कुछ नहीं है। कंप्लीटली एग्री सर, इससे बढ़िया तरीके से बता नहीं सकते थे आप। थैंक यू सो मच सर टाइम निकालने के लिए अपने बिजी शेड्यूल से, और कॉन्ग्रेचुलेशन सर इंजीनियर्स के लिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और हम आगे भी साथ में काम करते रहेंगे, और लेट्स मेक द सोसाइटी बेटर फॉर अस एंड आवर फ्यूचर जनरेशंस। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। थैंक यू सर। ओके।